भारत में हाल ही में घटी घटना जिसमें दिल्ली पुलिस ने न्यूज संस्था न्यूज क्लिक पर व्यापक छापेमारी की। इसे अक्सर कही जाने वाली कहावत चिलिंग इफेक्ट से भी नहीं समझाया जा सकता। चिलिंग इफेक्ट यानी मान हानि का डर या कानून के डर से भी नहीं समझाया जा सकता। दरअसल इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें न्यूज क्लिक के संस्थापक और प्रमुख संपादक प्रवीर पुरकायस्थ हैं और जिन पर ऑन लॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस की कार्रवाई बहुत बड़ी थी और इसमें जूनियर कर्मचारियों की भी तलाशी ली गई और उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर लिए गए। अगर हम सीधे तौर पर कहें तो एफआईआर में आरोप लगाया गया कि न्यूज क्लिक चीन समर्थकों से फंड लेती है और इसके बदले 2020-21 में हुए किसान आंदोलन जैसी घटनाओं का कार्यक्रम के तौर पर प्रसारित करके देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालती है। वही न्यूज संस्था ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि न्यूज क्लिक पर की कार्रवाई के बाद कोर्ट को क्या विचार करने की जरूरत है। इस खास एडिटोरियल जिसके बारे में द हिंदू में प्रकाशित हुआ था। आपको बता दो, न्यूज क्लिक मामले में पुलिस द्वारा इस हद की जबरदस्त कार्रवाई की गई जिसमें आतंकवाद विरोधी कानून पत्रकारों पर लागू हुआ। न्यूज क्लिक की इस कार्रवाई में इस तरह से एक जबरदस्त कार्रवाई हुई कि आतंकवाद विरोधी जो कानून होते हैं वो कानून पत्रकारों पर लादे गए। इस कार्रवाई के बोलने की स्वतंत्रता में आ रही गिरावट पर गंभीर सवाल उठा दिया। कहां गई अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की स्वतंत्रता, इस पर व्यापक तौर पर सवाल हुए हैं। लेकिन इस घटना को हमें और घटनाओं से अलग करके नहीं देखना चाहिए। पिछले कुछ सालों में धार्मिक अल्पसंख्यकों से जुड़े मामले, अभिव्यक्ति की आजादी से और राजनीतिक फंडिंग से पता चलता है कि संविधान में लिखे नियमों और मूल तत्वों पर बाहरी हमला हो रहा है। संविधान के मूल तत्वों पर अब बाहरी हमला हो रहा है। कोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका क्या बनती है? दरअसल धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति निरंतर हो रही हिंसा और उन्हें आरोपी के रूप में प्रस्तुत करने के तमाम प्रयास हो रहे हैं। जब ऐसी घटनाओं के साथ ही सब घट रहा है और घटनाओं जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड द्वारा चोरी से राजनीतिक चंदा लेने के साथ जोड़कर देखा जाए तब एक साफ तस्वीर दिखाई देती है। जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड द्वारा चोरी से जो राजनीतिक चंदा की घटना आई थी। लोकतंत्र के विचार और कानून पर इन घटनाओं का व्यापक असर दिखना तय है। ऐसे में कोर्ट का संविधान की डेमोक्रेसी, उदार और परिवर्तनशील भावना को मिल रही चुनौतियों से कानून में लिखे नियम से आगे जाकर लड़ना होगा। कोर्ट को विचार करना होगा। संविधान की डेमोक्रेसी और परिवर्तनशील भावना से जो चुनौती मिल रही है, कानून के नियमों से लेकर आगे सूचना हो कि आखिर हो क्या रहा है। किसी लोकतंत्र में कोर्ट के दायरे को लेकर कानूनी विशेषज्ञों में सदियों से बहस चली आ रही है। कोर्ट अपने आप में एक बिना चुनाव के बना संस्थान है जो ऐसे सिस्टम में काम करता है जहां लेजिस्लेचर यानी कानून के अधिकार बनाने के लिए वो चुन कर आती है। वे इस सवाल को जन्म देता है कि क्या न्यायालय चुनी हुई इकाई द्वारा बनाए गए कानून को निरस्त कर सकता है? आखिरकार संसद को जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधि माना गया है और कोर्ट द्वारा चुनी हुई इकाई के बनाए कानून को ना करना कितना जायज है? ये सवाल आता है। लेकिन जायज होने के सवाल से सहानुभूति रखने वालों ने भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बचाए रखने में कोर्ट की भूमिका को गंभीरता से देखा। आप 20वीं सदी के प्रमुख संविधान विशेषज्ञ में से एक जॉन हॉटी के बारे में जान लीजिए। जॉन हॉटी एली कहते हैं कि कोर्ट को अपनी ताकत को सही बताने के लिए जरूरी है कि वो उन प्रक्रियाओं पर ध्यान दे जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। कौन से नियमों और विचारों से समाज पर शासन होगा, यह फैसला चुनी हुई सरकार पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन कोर्ट पर यह जिम्मेदारी है कि वह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सलामती को सुनिश्चित करे, कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनी रहे।
और ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि लोकतांत्रिक प्रक्रिया गलत है तो चुनी हुई सरकार के जायज होने पर भी सवाल उठाने की पर्याप्त संभावना पैदा हो जाती है। जी हाँ, अगर आपका लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही सही नहीं है तो चुनी हुई सरकार भी आपका उस स्तर से सही नहीं होगा। जैसे यदि चुनाव प्रक्रिया का ढांचा ऐसा है कि अल्पसंख्यक को प्रभावी प्रतिनिधित्व से दूर रखें तो इससे बराबरी के सिद्धांत को गहरी चोट पहुंचती है। यदि चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली होती है तब क्यों नहीं चुनी हुई सरकार पर उप कानूनी यानी कि गैर कानूनी होने के आरोप लगते हैं? तब क्यों नहीं चुनी हुई सरकार पर गैर कानूनी होने के आरोप लगते रहेंगे और उसके पर हमेशा सवाल उठेंगे जब कोई भी धांधली के साथ या कोई अलोकतांत्रिक तरीके से कोई सरकार बनती है। ऐसा गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में कोर्ट जो लोकप्रियता के दायरे से बाहर आता है, जिसकी जिम्मेदारी है कि इस बात को सुनिश्चित करे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सलामती का ख्याल रखा गया है। एक तरह से एली जैसे विशेषज्ञ मानते हैं कि चुनावी प्रक्रिया में दूर रहने के कारण कोर्ट के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं का ध्यान रखना आसान हो जाता है। वहीं इस बात को महत्वपूर्णता से देखने की जरूरत है। भारत के बारे में बात करने पर यह बात कितनी ज्ञान लग सकती है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट को कानून निरस्त करने और संवैधानिक बदलाव को समाप्त करने का अधिकार है। आप कहिएगा ये क्या बात होगी? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के जरिए कोर्ट संसद द्वारा संविधान में बदलाव को भी एक सीमा में रखता है। इसलिए कोर्ट से संवैधानिक न्याय की उम्मीद रखना गलत नहीं है। हालांकि सुरक्षा उपाय और सुरक्षा न्याय को बोलने भर से तय नहीं किया जा सकता। इसके उपयोग से संविधान की चुनौतियों की पहचान की जाती है। संविधान में लिखे हुए शब्दों को बदले बिना भी इसे बाहर से कमजोर किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए मामूली कानून की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें लोकतंत्र के विचार को चुनाव की प्रक्रिया से आगे बढ़कर देखना होगा, उसे आगे बढ़कर सोचना होगा। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं है, लोकतंत्र कई मायने में उससे बढ़कर है। बीते कुछ सालों में लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट देखी गई। 20वीं सदी के एक अन्य महत्वपूर्ण कानूनी और राजनीतिक विशेषज्ञ रिचर्ड डॉर्किन मानते हैं कि सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देकर फैसला लेना नहीं है, बल्कि फैसले लोकतांत्रिक परिस्थितियों में होने चाहिए जिसका ढांचा, बनावट और मान्यताएं समुदाय के सभी सदस्यों को बराबर सम्मान दे और उनकी बराबर चिंता करे, वो लोकतंत्र। ऐसी लोकतंत्र से आप बहुमत से किसी को जिताते सिर्फ चुनाव नहीं किसी बना दिए जो कि एक तरफा या किसी एक पक्ष पे हो। यहां संवैधानिक लोकतंत्र का संवैधानिक पहलू इन दिनों देश में यह मूल्य या महत्व देखने को नहीं मिल रहा। संवैधानिक लोकतंत्र का संवैधानिक पहलू आसान भाषा में कहा जाए तो संवैधानिक परिस्थिति बिना बुनियादी मूल्यों के संभव नहीं है, जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इसमें अभिव्यक्ति की आजादी, किसी ग्रुप से जुड़ने या अलग होने की आजादी जैसे कई अधिकार सम्मिलित हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि मेजॉरिटी कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। भरोसे के साथ दावा किया जाता है कि भारतीय संविधान बातों में इन परिस्थितियों को बनाने में काफी हद तक सफल रहा। इनमें से कई जिनमें लोकतांत्रिक प्रणाली और मौलिक अधिकार शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, लेकिन इन परिस्थितियों पर हमला करने के लिए पूरे संविधान को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। वास्तव में संविधान में कुछ भी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है, लोकतांत्रिक परिस्थिति को समझने की जरूरत है। जब पत्रकारों पर आतंकवाद से लड़ने के कानून थोप दिए जाते हैं तब अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार का शाब्दिक रूप से संविधान में सुरक्षित रहते हुए भी संविधान को बाहर से चोट पहुंचती है, एक आहट लगता है। अब पत्रकारों पर आतंकवाद से लड़ने के कानून थोप दिए जाते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी मौलिक अधिकार का जो एक शाब्दिक रूप है उसमें लिखा तो संविधान में सुरक्षित है, लेकिन संविधान को बाहर से चोट पहुंचती है। जब अल्पसंख्यक के विरुद्ध नफरती भाषण बिना
रोक टोक दिए जाते हैं तब धर्मनिरपेक्षता शाब्दिक रूप से सुरक्षित होते हुए भी अनुभव किया जाता है। जब चुनावी फंडिंग सीधे तौर पर इकट्ठा की जाती है तब लोकतंत्र केवल कागजों तक सीमित रह जाती है। लोकतंत्र परिभाषित होते हुए भी, संविधान में रहते हुए भी उस पर चोट लगता है। कुछ मामलों में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को कानूनी रूप से इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि ऐसे डॉक्ट्रिन के साथ एक वैचारिक सीमा जुड़ी हुई होती है। यह निश्चित परिस्थिति में ही उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन कोर्ट के पास किसी भी बुरे विचार को रोकने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं। संविधान के दायरे के बाहर रहकर किए गए अपराधों पर आंखें मूंद लेने से संविधान और कोर्ट दोनों की पहचान समाप्त हो जाती है। कोर्ट को इन चुनौतियों को कैसे सामना करना है, कैसे सामना करता है, ये तय करेगा। कोर्ट की इस चुनौतियों को कैसे सामना करता है, ये बात तय करेगा कि लोगों को कोर्ट का अपना भविष्य क्या होगा। संवैधानिक पहचान का केवल शब्दों में बदलाव से ही खतरा नहीं है, बल्कि स्वतंत्र लोकतांत्रिक माहौल में गिरावट से भी खतरा है, जो इन दिनों देश में देखा जा रहा है। स्वतंत्र लोकतांत्रिक माहौल समाज के लोकतंत्र, हमारे देश के हर पहलू, हर नागरिक, हर वर्ग के लोगों को बराबर महत्ता, बराबर अधिकार, बराबरता का महत्व जो एक समान अनुभूति को लेकर बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने हैं। जब 3 बात जिसे समझने की जरूरत है कि जब पत्रकारों पर आतंकवाद के कानून लड़ने के आरोप लगते हैं तो संविधान में मौलिक अधिकार अभिव्यक्ति की आजादी का सुरक्षित रहते हुए भी, अभिव्यक्ति की आजादी तो सुरक्षित है, उनका अधिकार में दर्ज भी है, लेकिन यह बाहरी चोट कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है। जब किसी विशेष के विरुद्ध, किसी विशेष धर्म या जाति के विरुद्ध बेटक बिना रुके भाषण दिए जाते हैं, तब भी धर्मनिरपेक्षता का अनेक तौर से, यानी कि आंतरिक तौर से संविधान में सुरक्षित रहते हुए भी कहीं ना कहीं उस पर चोट लगता है। जब चुनाव में धांधली होती है, जब चुनाव में फंडिंग होती है, तब लोकतंत्र केवल कागजों तक रहता है, उसमें लोकतंत्र होता नहीं है। दरअसल वहां पे लोकतंत्र के मूल का महत्व खत्म हो जाता है। ऐसे में देश के लोकतंत्र के लिए एक चिंता की विषय है और कोर्ट को इस परिस्थिति में, मौजूदा परिस्थिति को सुधारने के लिए इससे बढ़कर आगे सोचने की जरूरत है। सरकार को इससे बढ़कर आगे सोचने की जरूरत है, ताकि दोबारा लोकतंत्र के जो महत्व है, यानी कि लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई गिरावट ना हो, उनको महत्व बरकरार रहे और उस परिभाषा को परिभाषित कर सके जो सही मायने में लोकतंत्र का परिभाषित करता है। यानी कि ऐसे ढांचा, बनावट और मान्यताएं समुदाय के सभी सदस्यों को बराबर सम्मान दे और उनकी बराबर चिंता। आज की इस खास वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ अच्छी और नई जानकारी। हमारे साथ अंत तक बनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।